सिगिरिया श्रीलंका का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन, जहां रोज करीब 2000 लोग विजिट करने के लिए आते हैं और ये जगह रामायण से भी जुड़ी है ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? क्या श्रीलंका सिर्फ पैसा कमाने के लिए और टूरिस्ट लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपने देश का नाम रामायण के साथ जोड़ता है? सच्चाई क्या है इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगी, तो प्लीज अपनी कोई भी राय बनाने से पहले या कोई भी कमेंट करने से पहले वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्रीलंका को पहले सिंहल द्वीप कहा जाता था। फिर जब ब्रिटिशों ने इस आइलैंड को अपने कंट्रोल में लिया तो उन्होंने इसका नाम सीलोन रखा, और जब वो यहाँ से 1972 में चले गए तब इस देश का नाम रखा गया श्रीलंका, जो इसके हजारों साल पुराने नाम से ही इंस्पायर्ड था। कई सारे एंशिएंट लिटरेचर में जैसा कि रामायण में इस जगह को लंका कहा गया है, जिसका सिंपल सा मीनिंग होता है आइलैंड। यहाँ की प्राचीन सिंहवाला लैंग्वेज में इस आइलैंड को लकदीवा भी कहा गया है। 266 बीसी में किंग देवनाम्पिया तिस्सा का पूरे श्रीलंका पर राज था। उनके बाद राजा बने किंग कुडा तिस्सा, फिर उनके बाद उनके बेटे किंग बथिका बाया, और फिर उनके बाद जिक्र मिलता है राजा महाडथिका महंगा का। इस राजा के बाद अगले 450 सालों तक किसी भी राजा का कोई जिक्र नहीं मिलता जिनका इस सिगिरिया के पहाड़ से कोई कनेक्शन था। फिर 450 सालों के बाद यहाँ राजा कश्यप का जिक्र मिलता है, जो श्रीलंका के हिस्ट्री के सबसे बदनाम राजा थे। इन राजाओं की लिस्ट मैंने इसीलिए बताई ताकि पहले ये समझा जाए कि इस पहाड़ी पर सिर्फ रावण का महल नहीं था, बल्कि उनके बाद इस पहाड़ी पर आज तक कई सारे राजाओं ने समय समय पर अपने लिए महल बनवाए थे। लेकिन चाहे कितने भी राजाओं ने इस पहाड़ी पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश क्यों न की हो, लेकिन इस जगह पर आज भी ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं जिसका सीधा कनेक्शन रावण से था। जब यहाँ पर ब्रिटिशों का राज था तब 1826 में यहाँ पर जोनाथन फोर्ब्स नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी को भेजा गया था। जोनाथन एक मिलिट्री ऑफिसर भी थे और साथ में एक राइटर भी थे। उन्होंने अपने श्रीलंका में बिताए हुए 11 सालों के एक्सपीरियंसेस के ऊपर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने इस किताब में बताया था कि यहाँ के लोकल लोग सिगिरिया के इतिहास के बारे में जानते थे। वो लोकल लोग ये भी बातें करते थे कि उस पहाड़ पर एक बड़ी सी शेर की मूर्ति है, लेकिन वो पहाड़ है कहां पर ये किसी को नहीं पता था। इसीलिए फिर जोनाथन ने उस जगह को खोजने का अपना मिशन शुरू किया और वो पहले ऐसे इंसान बने जिन्होंने इस जगह को ढूंढ निकाला था। उन्होंने इस किताब में अपने इस पहाड़ी की खोज का किस्सा बड़ा ही ड्रामेटिक वे में बताया था। अब भले ही उन्होंने लिखा हो कि उन्होंने इस जगह को डिस्कवर किया था, लोकल लोगों को इस पहाड़ के लोकेशन के बारे में कुछ पता नहीं था, ये कहानी मुझे थोड़ी झूठी लगती है, क्योंकि ऐसे एरिया में रहने वाले लोकल लोगों को ही तो ऐसी जगहों के बारे में ज्यादा जानकारी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो बेचारे लोग अपनी बातों को डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते थे, इसीलिए उनका नाम कहीं पर नहीं मिलता। मैं तो कहता हूँ कि जोनाथन फोर्ब्स को उस पहाड़ी तक लेकर जाने वाले यहाँ के लोकल लोग ही होंगे, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी। ये पहाड़ इतना बड़ा है कि ये कुछ किलोमीटर्स की दूरी से ही दिखाई देता है। ऐसे में जोनाथन फोर्ब्स की ये बात कि उसने इस जगह को डिस्कवर किया था, ये कुछ हजम नहीं होती और हमेशा की तरह कोई ब्रिटिशर इस खोज का क्रेडिट ले गया। अब यहाँ पर ये मेरी राय थोड़ी अलग है, इस बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो अब जोनाथन फोर्ब्स ने इस जगह को तो ढूंढ लिया था, लेकिन वो इसके ऊपर नहीं चढ़ सका, क्योंकि काफी कोशिशों के बाद भी उन्हें ऊपर चढ़ने का रास्ता नहीं मिला, क्योंकि कोई ऐसा रास्ता था ही नहीं। बाद में 1853 में 2 ब्रिटिशर्स A.Y. एडम्स और J. बेली इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने में सफल हुए थे। ऐसा वो इसीलिए कर पाए क्योंकि उनके साथ यहाँ के ऐसे नेटिव लोग थे जो रस्सियों के सहारे चढ़ाई करने में एक्सपर्ट्स थे। उन नेटिव लोगों के बारे में लिखा जरूर है कि उन्होंने इस खोज में मदद की थी, लेकिन उनके नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स। इस जगह पर प्रॉपर आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन HCP बेल ने 1890 में शुरू किया था और फिर धीरे धीरे ये समझ में आ गया कि जितना सोचा गया था उससे कई ज्यादा एडवांस्ड तरीके से ऊपर का कंस्ट्रक्शन किया गया था। ऊपर सिर्फ कोई राजा का एक महल नहीं था, बल्कि सैकड़ों लोगों के रहने की व्यवस्था थी और कई सारे महल थे, कई सारे रूम्स थे, कई सारे रास्ते थे। एक जगह पर तो 2 बहुत से बड़े पंजे थे जो शेर के दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो 2 शेर के पंजे दिखाए गए हैं उससे एक बात का अनुमान हम लगा सकते हैं कि यहाँ पर किसी समय में पूरा का पूरा शेर भी बना होगा, जो समय के साथ या फिर दुश्मन के हमले में टूट गया होगा। और जितना आकार इन पंजों का है उससे ये पता चलता है कि जो शेर की मूर्ति रही होगी वो करीब 100 फीट से ज्यादा ऊंची होगी और इसे ठीक उसी तरह बनाया गया था
जैसा इजिप्ट के ग्रेट स्फिंक्स को बनाया गया था। पुराने समय में अपनी ताकत दिखाने के लिए सिंबल के रूप में ऐसे शेर की मूर्तियां राजा बनाया करते थे। और ये जो मेटल की स्टेयर्स आप देख रहे हो, ये यहाँ पर बाद में बनाई गई थी। इस पहाड़ के चारों ओर खोजकर्ताओं को कहीं पर भी ऐसी सीढ़ियों के अवशेष आज तक नहीं मिले हैं जो नीचे से ऊपर तक जाते हो। तो ये सब देखने के बाद ना एक दिमाग को हिला देने वाला सवाल खड़ा हुआ कि अगर ऊपर जाने के लिए कोई सीढ़ियां ही नहीं थी तो इस पहाड़ पर महल बने कैसे। आज जो यहाँ पर सीढ़ियां बनाई गई है उसका इस्तेमाल करके भी ऊपर पहुंचने में लगभग 2 घंटों का समय लगता है, और तब जाकर हम उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां पर ये शेर की मूर्ति बनी है। फिर वहां से आपको 300 मेटल की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है, तब आप इसके टॉप पर पहुंचते हो। तो जरा सोच कर देखिए कि ऊपर के महल को बनाने के लिए उन्होंने सारा रॉ मटेरियल ऊपर तक कैसे पहुंचाया होगा। और इस चट्टान पर आज जो टूटा फूटा स्ट्रक्चर है उसमें ही करीब 30 लाख ईंटें मौजूद है। तो सोचिए कि ये सारी ईंटें 700 फीट ऊपर कैसे पहुंची होगी। इसका टॉप सरफेस जिस पर ये महल के हिस्से दिखाई देते हैं ये 4 एकड़ का है, और इस हिस्से को देखकर ये भी पता चलता है कि इस पर कुछ कंस्ट्रक्शन करने से पहले इसके टॉप सरफेस को पहले प्लेन किया गया होगा। और ये काम उन्होंने इतना प्रिसाइजली किया था कि मानो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि इस चट्टान को ऊपर से काटा गया होगा। अब मुझे पता है कि जिस समय में ये महल बना होगा उस समय कोई स्टोन कट करने वाली मशीन तो उनके पास नहीं होगी। तो फिर मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इस चट्टान पर कई सारे ऐसे निशान दिखाई देते हैं जो किसी मशीन के काटने की वजह से बने होंगे ऐसा लगता है। और ये मार्किंग्स पहले तो नेचुरल नहीं है, ये खोजकर्ताओं ने कंफर्म किया है। और दूसरी बात कि ये इस चट्टान पर ऐसी जगह पर बनी है, इतनी ऊंचाई पर बनी है जहां ठीक खड़े होने की भी जगह नहीं है। तो ये निशान कैसे और क्यों बनाए गए होंगे ये पहली आज तक नहीं सुलझी। इस महल में आर्किटेक्चर का एक और अजूबा देखने को मिलता है, मोनोलिथिक वाटर टैंक। एक ऐसा वाटर टैंक जिसे कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया था बल्कि उसे बनाने के लिए पहाड़ को कार्व किया गया था। यह टैंक करीब 7 फीट गहरा है, 90 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा है। इसे बनाते हुए एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल हुआ था जिससे ये टैंक आज भी पानी से भरा हुआ रहता है, चाहे टेम्परेचर कितना भी हो और आसपास के इलाके में चाहे सूखा ही क्यों ना पड़ जाए। और जब बारिश होती है तो ये टैंक कभी ओवरफ्लो भी नहीं होता, इसकी वाटर लेवल हमेशा मेंटेन रहती है। इसका सीधा लॉजिक तो सभी को पता है कि इस टैंक में कहीं पर तो एक आउटलेट बनाया होगा जिससे इसका पानी निकल जाता है, लेकिन वो आउटलेट है कहाँ और उसका पानी बाहर कहाँ से निकलता है आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। और ये पूरा टैंक एक ही ग्रेनाइट को तराश कर बनाया गया था और ये दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक वाटर टैंक है। अब ग्रेनाइट काफी सख्त होता है, आज के समय में भी अगर हम ऐसा कोई वाटर टैंक बनाने जाए तो एडवांस्ड मशीनरी यूज करके भी उसे बनाने के लिए कई महीने लग जाएंगे। तो उस समय इस टैंक को सिर्फ छेनी हथौड़े से कैसे बनाया होगा, या फिर उन्होंने भी इस टैंक को बनाने के लिए किसी मशीन का इस्तेमाल किया हो। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हो वो इजिप्ट की है और ये दुनिया के सबसे बड़े मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स में से एक है। इसकी लंबाई है करीब 150 फीट और इसका वजन करीब 1200 टन है। ये यहाँ पर इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसे बनाते हुए गलती से इस पर क्रैक आ गया था, तो इसे बनाने वालों ने इसे यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया। इसे काट कर ही बनाया गया होगा ये बात तो क्लियर है, लेकिन इतने बड़े पत्थर को काटने के लिए उन्होंने कैसा इक्विपमेंट यूज किया था इसके बारे में नहीं पता। बस इस पत्थर के पास कुछ निशान मौजूद है और ये निशान किस चीज के है ये भी आज तक कोई नहीं पता लगा पाया। आज तक जिन्होंने भी इस पर स्टडी की है उन्होंने बस एक ही बात कही कि इस स्ट्रक्चर को स्कूप्ड आउट किया गया है, मतलब किसी आइसक्रीम के डिब्बे में से एक स्कूप निकाला जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ से पत्थर को बाहर निकाला गया होगा। मतलब खोजकर्ताओं को भी इस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने के लिए इससे बेहतर टर्म नहीं मिली, क्योंकि ये निशान है ही ऐसा कि मानो चम्मच के टुकड़े से ऐसे पत्थर को बाहर निकाला गया हो। लेकिन फिर अगर हम हमारे दिमाग का इस्तेमाल करें तो हमें लगता है कि किसी पत्थर को आइसक्रीम जैसे स्कूप्ड आउट करना पॉसिबल कैसे है। अगर आज के समय में हम ये काम नहीं कर सकते तो हजारों साल पहले इन लोगों ने ये काम कैसे किया होगा। और आप शायद ये सोच रहे होंगे कि श्रीलंका के सीगिरिया की बात करते करते हम 5660 किलोमीटर दूर इजिप्ट की बात क्यों करने लगे। तो इसका जवाब यह है कि जैसे निशान इजिप्ट के इस पत्थर के पास मौजूद है, ठीक वैसे ही निशान सीगिरिया पर बनाए हुए वाटर टैंक के पास भी मौजूद है। तो इससे ये एक तर्क लगाया जा सकता है कि इस वाटर टैंक को बनाने के लिए उसी टेक्निक का इस्तेमाल हुआ होगा जिस टेक्निक से ये 150 फीट लंबा दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथ बना था।
लेकिन सैडली उस टेक्नोलॉजी के बारे में हम नहीं जानते जिससे ये विशाल पत्थर काटे गए थे। इस पर रिसर्चर्स ने सिर्फ कुछ थ्योरीज दी है। इसमें से एक थ्योरी ये है कि उस समय के लोगों के पास कंस्ट्रक्शन की कुछ ऐसी गजब की टेक्निक थी जिनके बारे में आज हम नहीं जानते, और अगर हमें वो पता चल भी गई तो हम उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, इतनी वो टेक्निक एडवांस थी। जैसे कि बड़े बड़े पत्थरों को काटने से पहले वो लोग उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज करते थे, जिससे वो लोग उस मजबूत पत्थर का शेप इजीली चेंज कर पाए और आसानी से किसी आइसक्रीम की तरह उसका टुकड़ा निकाल पाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम आपके लिए लेकर आए हैं भक्ति और शक्ति के प्रतीक हनुमान जी की एक बहुत ही खास मूर्ति, और साथ ही आपको हमारी वेबसाइट पर काफी सारी मूर्तियां मिल जाएंगी जो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाएगी और आपकी लाइफ पॉजिटिविटी से भर देगी। तो देर किस बात की, हमारी वेबसाइट पर जाए और अपना प्रोडक्ट आज ही ऑर्डर करें और हमें सपोर्ट करें। जय हनुमान। अब आप ही बताओ कि ऐसा महल बनाने वाला कोई आम राजा तो होगा नहीं, और यहाँ के लोकल लोग इस वाटर टैंक को रावण का स्विमिंग पूल बताते हैं और उनका मानना है कि ये उसी ने बनवाया था। चलो ठीक है, इस पहाड़ी पर मौजूद ग्रेनाइट को काटने तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ ऐसा भी पत्थर इस्तेमाल किया गया है जो इस एरिया में मिलता ही नहीं। यहाँ जगह जगह पर आपको व्हाइट मार्बल इस्तेमाल किया हुआ दिख जाएगा, लेकिन इस पूरे एरिया में व्हाइट मार्बल दूर दूर तक नहीं मिलता। और ये व्हाइट मार्बल उन लोगों ने कहाँ से लाए, ये भी रिसर्चर्स अब तक फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि भले ही आज हमें नहीं पता हो कि वो लोग खुद ऊपर कैसे जाते थे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ऊपर जाने का कोई रास्ता था ही नहीं। बेशक रास्ता था, जिससे महल में रहने वाले लोग और महल बनाने के लिए लगने वाला सारा सामान ऊपर पहुंचाया गया था। और अगर उन्होंने इतना बड़ा महल बनाया, उसमें वो व्हाइट मार्बल लगाया जो आसपास के इलाके में नहीं मिलता, मतलब इस महल को बनाते हुए उन्होंने कई सारी ऐसी चीजें की जो जरूरत की वजह से नहीं बल्कि लग्जरी के लिए की गई थी, और वो ये सब इजीली अफोर्ड कर पा रहे थे। और ये सारा सामान ऊपर तक पहुंचाना भी शायद उनके लिए ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। भले ही आज हमें यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं मिलती, तो हो सकता है कि यहाँ कोई लिफ्ट बनी हो जो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं बल्कि मैकेनिकली ऑपरेट की जाती हो। यहाँ पर एक दीवार बनी हुई है जिसे मिरर वॉल कहते हैं। आज के समय में इसे देखने पर इसे मिरर वॉल क्यों कहते थे ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि आज टूरिस्ट लोगों ने इसे बहुत खराब कर दिया है। लेकिन कहते हैं कि ये दीवार लिटरली एक आईना था, एक मिरर था। 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच यहाँ पर विजिट किए कई सारे ट्रैवलर्स ने इस दीवार को डिस्क्राइब करते हुए कहा था कि इस ग्रेनाइट की दीवार को इस तरह से पॉलिश किया गया था कि ये किसी आईने की तरह चमकती थी, और राजा बड़े ही प्राइड से अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए यहाँ से चला करते थे। और ऊपर चढ़ते हुए कई सारी छोटी छोटी गुफाएं भी देखने को मिलती है जिनमें कई सारी सुंदर फ्रेस्को पेंटिंग्स बनाई गई है। और ऐसी करीब यहाँ पर 600 पेंटिंग्स बनी हुई दिखाई देती है, जिनमें डांसर्स को दिखाया गया है, दासियों को दिखाया गया है, उस समय के राजा की लाइफ कैसी थी वो दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन जब ये सारी गुफाएं डिस्कवर हुई तो ये बात समझ में आई कि इन गुफाओं तक पहुंचने का भी कोई रास्ता नहीं था। जो मेटल की सीढ़ियां बाद में बनी थी, बस उनके ही जरिए इन गुफाओं तक पहुंचना पॉसिबल था। मतलब ये पहाड़ एक नहीं सैकड़ों मिस्ट्रीज से भरा हुआ है। और सिर्फ इस चट्टान के ऊपर नहीं बल्कि इसके नीचे भी एडवांस्ड इंजीनियरिंग के कई सारे नमूने देखने को मिलते हैं, जिसने खोजकर्ताओं को अचंभे में डाल दिया था। नीचे काफी सिस्टेमेटिक वे में एक बहुत बड़ा गार्डन बनाया गया था, जिसके नीचे सिस्टेमेटिक अंडरग्राउंड टनल सिस्टम बनाई गई थी, जिससे ना सिर्फ पानी पूरे गार्डन में बहता था बल्कि कई जगह पर फव्वारे भी बनाए गए थे, जिनमें ग्रेविटी का बहुत ही स्मार्टली यूज किया गया था। उस समय के लोगों ने जो ये हाइड्रोलिक सिस्टम बनाया था वो आज भी काम करता है, और आज भी इन सारे कैनाल्स में से पानी बहता है। श्रीलंका में बारिश काफी ज्यादा होती है, तो जो पानी ऊपर जमा होता था उसे अंडरग्राउंड पाइप्स के जरिए यहाँ नीचे के गार्डन तक लाया जाता था, और फिर वो यहाँ नीचे कैनल में और फाउंटेन्स में आता था। वो अंडरग्राउंड पाइप्स आज भी अच्छी हालत में है, और आज भी उनसे पानी बिना लीकेज के बहता है। तो सोचो उन पाइप्स को कैसे बनाया होगा। जब इस पहाड़ के आसपास घने पेड़ों के बीच और खुदाई की गई तो पता चला कि जितना विशाल इस पहाड़ के ऊपर का महल था, उतने ही कड़े इंतजाम यहाँ के सुरक्षा के भी किए गए थे। खुदाई में यह पता चला कि इस पहाड़ के चारों ओर स्क्वायर शेप में एक बड़ी सी मोट बनाई गई थी,
और इस मोट में काफी सारे क्रोकोडाइल्स रखे जाते थे ताकि कोई इसे पार ना कर पाए। ये मोट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करती थी। मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस तो नहीं, लेकिन कुछ खोजकर्ताओं का मानना है कि यह महल इंसानों ने बनाया ही नहीं था और यही वजह है कि इसके ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता था ही नहीं, क्योंकि जो लोग इस महल का इस्तेमाल करते थे उनके पास एंटी ग्रेविटी टेक्निक्स मौजूद थी और उनके पास फ्लाइंग व्हीकल्स भी थे जिससे वो सीधा इस पहाड़ी के ऊपर उतरते थे। और पुराणों के अकॉर्डिंग ऐसा ही एक विमान रावण के पास भी था। तो क्या रावण का महल भी रामायण काल में इसी सिगिरिया पर्वत पर था? पुराणों के अनुसार रावण इंसान नहीं था, वो एक असुर था। उनके पिताजी ऋषि मुनि थे लेकिन उनकी माता असुर कुल से आती थी, इसीलिए रावण में कुछ ऐसी सिद्धियां थी जो आम इंसानों में नहीं थी। और सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, आपको लगभग सभी धर्मों में एक कहानी कॉमन मिल जाएगी जिसमें यह बताया गया है कि आसमान से भगवान और असुर पृथ्वी पर आते जाते रहते थे। रथ में या फिर विमान में उड़ना उनके लिए आसान था। तो क्या सिगिरिया का ये महल भी असुरों ने ही बनाया था? रामायण में बताया गया है कि लंका को रावण के भाई कुबेर ने बनाया था, जो खुद एक असुर थे जिसे बाद में रावण ने धोखे से हड़प लिया था। श्रीलंका में आज तक 10 ऐसी जगहें मिल चुकी है जिनके नाम एविएशन से जुड़े हैं और यहाँ ऐसी 4 जगह मिल चुकी है जिन्हें श्रीलंकन सरकार रावण का एयरपोर्ट मानती है। यहाँ श्रीलंका में एक जगह है वेरागैंटोटा और कहते हैं कि यही वो जगह थी जहाँ रावण ने अपना विमान पहली बार उतारा था जब वो माता सीता को लेकर आए थे। और इस गांव का जो नाम है उसका यहाँ की लोकल लैंग्वेज में मतलब ही होता है कि ऐसी जगह जहां विमान लैंड हुआ था। और इस गांव का ये नाम तब से है जब शायद यहाँ के लोकल लोगों को टूरिज्म का मतलब क्या होता है ये भी नहीं पता था। तो सिर्फ टूरिज्म के लिए श्रीलंका अपने आप को रामायण के साथ जोड़ता है ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि श्रीलंका में कई सारी ऐसी जगह है जिनका कनेक्शन रामायण से कई सालों से बताया जा रहा है। और इत्तेफाक एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है, लेकिन इतनी बार नहीं हो सकता। और झूठ के साथ भी यही है, किसी एक झूठ में 2 लोग, 4 लोग, एक पूरा का पूरा गांव शामिल हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा देश नहीं। महाभारत और रामायण में विमानों की बात की गई है और जो लोग ऐसा समझते हैं कि रामायण काल में विमान हो ही नहीं सकते या फिर आज की हमारी जनरेशन ही सबसे एडवांस्ड है, तो पुराने समय के लोगों के पास कहाँ की एडवांस टेक्नोलॉजी होगी? तो ऐसे लोगों को इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि उन लोगों ने हमारे नजर के सामने जो सबूत छोड़े हैं उन्हें ही हम डिकोड करके ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि उन्होंने ये काम कैसे किया। तो उन लोगों के पास क्या टेक्नोलॉजी हो सकती है और क्या नहीं, इस बात पर हमारी राय देने का हमें कोई अधिकार होना ही नहीं चाहिए। हमारे पास अगर इस बात का विजिबल एविडेंस नहीं है कि रावण के पास विमान था या फिर यह महल काफ़ी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया था, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये झूठ है। हमें सबूत नहीं मिला, ये हमारा फेल्योर भी तो हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, इस सिगिरिया की पहाड़ी को देखकर पता चलता है कि ये पूरा पहाड़ काला दिखाई देता है, जैसे कि इसे किसी ने जलाया हो। अब अगर ये बात हम रामायण से कनेक्ट करें तो हम सब जानते हैं कि हनुमान जी जब लंका में आए थे तो उन्होंने पूरी लंका को जलाया था, लेकिन इस पहाड़ के काले होने का रीजन ये बताया जाता है कि ये एक्चुअली में एक वोल्केनो रॉक है जो आज से करोड़ों साल पहले बना था, इसीलिए ये काला है। लेकिन फिर अगर ऐसा है तो ये पहाड़ अंदर से भी काला होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही इसकी ऊपर की परत निकलती है अंदर से ये पीला है। अब जो लोग ये मानते हैं कि सिगिरिया रावण का महल नहीं था, उनकी बात पूरी तरह झूठ नहीं है, क्योंकि आज का जो सिगिरिया है वहाँ रावण का महल तो था, लेकिन यही वो इकलौती ऐसी जगह नहीं थी जहाँ रावण का महल था। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सीता माँ की खोज करने के लिए सैनिकों की टुकड़ियां श्रीलंका के बाहर नहीं भेजी होती। रावण का साम्राज्य बहुत बड़ा था, भले ही वो रहते श्रीलंका में हो, लेकिन उनके इन्फ्लुएंस वाले रीजन पूरे भारत में और पूरी दुनिया में थे। वरना शूर्पणखा महाराष्ट्र के नासिक में क्या कर रही थी? जब भगवान राम नासिक के पंचवटी एरिया में थे उसी जगह पर शूर्पणखा उनसे मिली और आगे की वो सारी कहानी हुई थी। तो बताने की वजह यह है कि रावण का राज सिर्फ श्रीलंका के सिगिरिया तक नहीं था, और जब सीता माँ की खोज करने का वक्त आया था तो वानर सैनिकों की टुकड़ियां पृथ्वी के चारों कोनों में भेजी गई थी। हाँ, लेकिन उन्हें ये पता था कि सीता माँ के मिलने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी श्रीलंका में ही थी, इसलिए उस तरफ राम जी ने अंगद और हनुमान जी को भेजा था जो सबसे पावरफुल थे।
लेकिन उन्हें ये भी पता था कि रावण भी बहुत चालाक है और वो इन्हें चकमा देने के लिए वो सीता माँ को कहीं भी छिपा सकता है। इसीलिए उन्होंने सीता माँ की खोज करने के लिए अपने सैनिकों को दुनिया के चारों कोनों में भेजा था। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन सैनिकों को भेजते वक्त उन्हें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जो डायरेक्शन बताई गई थी, अगर उस पर हम थोड़ा ध्यान दें तो हमें आज के समय में पूरी दुनिया की कुछ ऐसी जगहों के बारे में पता चलता है जिनका उल्लेख रामायण में उस समय किया गया था और वो जगह आज भी पूरी दुनिया में मौजूद है। अगर आप मुझे कमेंट करके बताते हैं तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स खरीद कर भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मैं हूं सुमित और मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।